हेलो एवरीवन। आज हम अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं उनके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। हम एलसीआर सर्किट सीरीज एलसीआर सर्किट तक के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर चुके हैं। उसके बाद जो भी टॉपिक हमने किए हैं पावर और उससे रिलेटेड ट्रांसफार्मर से रिलेटेड उसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको देखते जाना है ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स ऑन ए 2.5 किलो वोल्ट लाइन। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इतनी वोल्टेज आपको दे रहा है, मीन्स इतने पर वो परफॉर्म कर रहा है। इट सप्लाइज ए लोड विद ए 20 एम्पियर, और ये इतना लोड सप्लाई भी कर रहा है। तो इतना वो वोल्टेज दे रहा है, इतना वो करंट दे रहा है। द रेशो ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग्स टू द सेकेंडरी इज 10:1। तो प्राइमरी वाइंडिंग्स यानी एन पी अपॉन एन एस किसके इक्वल है 10/1। ये आपका वी पी हो गया 2.5 किलो वोल्ट, और ये आपका 20 एम्पियर आई पी हो गया। इफ़ द ट्रांसफॉर्मर इज 90% एफिशिएंट, 90% एफिशिएंट मीन्स इसकी एफिशिएंसी 90/100, 90% मीन्स, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आपको गिवन होगी और फाइंड आउट करना है आपको, कैलकुलेट करना है आपको पावर, आउटपुट, वोल्टेज एंड करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो आउटपुट, पावर, वोल्टेज और करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तीनों वैल्यूज आपको गिवन हो गई हैं जो मैंने अभी राइट की। ये वीपी की वैल्यू गिवन है 2.5 किलो वोल्ट, किलो वोल्ट को हम वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट हो गया। एन पी अपॉन एन एस 10/1 था, तो एन एस अपॉन एन पी क्या हो जाएगा 1/10, एंड आई पी इज इक्वल टू 20 एम्पियर। तो वी एस अपॉन वी पी किसके इक्वल हो जाएगा एन एस अपॉन एन पी। ये अपने ट्रांसफॉर्मर में क्यों ही है ये वाली रिलेशन कि वोल्टेज जो होती है वो नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मीन्स वोल्टेज की रेशो वी एस अपॉन वी पी की भी 1/10 आ गई, तो वी एस किसके इक्वल हो गया वी पी अपॉन 10। तो यहाँ से आपको वी एस की वैल्यू मिल जाएगी। वी पी है 2.5 10⁻³ वोल्ट, तो वी एस कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻² वोल्ट। अब ये आपके पास वी एस की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड आउट करनी है करंट की भी, आउटपुट पावर फाइंड आउट करनी है, आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट, सेकेंडरी मीन्स आउटपुट, ठीक है। तो आप करंट और नंबर ऑफ टर्न्स का भी रेशो जानते हैं, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स से। तो ऊपर आई एस होगा तो इधर एन पी होगा, इधर आई पी होगा तो इधर एन एस होगा। तो रेशो इन्वर्स हो जाएगी, यानी 10 आ जाएगी आपके पास रेशो। 10/1 राइट करो या ओनली 10 राइट करो, बात एक ही है। तो आई एस की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी आई पी इंटू 10, दैट मीन्स 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 200 एम्पियर। तो ये आपके पास आउटपुट करंट आ गया, आउटपुट वोल्टेज आ गया। अब पावर फाइंड आउट करनी है आउटपुट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें पता है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। आउटपुट पावर मीन्स पावर इन सेकेंडरी बोल सकते हैं, और ये हो गया पावर इन प्राइमरी। एफिशिएंसी आपको कितनी गिवन है 90/100, और सेकेंडरी की तो फाइंड आउट करनी है तो इसको हम पी एस रहने देते हैं। और इनपुट की पावर कितनी होगी आपके पास, जो वी पी इंटू आई पी की वैल्यू आएगी, ठीक है। यही आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी पावर की। तो ये वैल्यूज़ आप सारी यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45 इंटू 10⁻³ वॉट। तो आउटपुट पावर आ जाएगी, आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी, और आउटपुट करंट भी आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल क्वेश्चन है ये, द पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट इज 0.5। पावर फैक्टर की यानी आपको cos फाई की वैल्यू गिवन है 0.5। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन दिस सर्किट। तो वोल्टेज और करंट में क्या फेज डिफरेंस होगा, तो 0.5 वैल्यू देखनी है बस आपको कि किस में होती है। 0.5 वैल्यू होती है cos 60 डिग्री के केस में, तो इसका मतलब इसका फेज कितना हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ए लाइट बल्ब इज रेटेड 100 वाट फॉर 220 वोल्ट AC सप्लाई ऑफ 50 हर्ट्ज, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, RMS करंट थ्रू द बल्ब। तो ये जो 100 वाट आपको वैल्यू गिवन है ये आपकी पावर, एवरेज पावर की वैल्यू हो गई, इतनी आपको सप्लाई हो रही है। ये 220 वोल्ट AC का मतलब ये आपकी VRMS की वैल्यू हो गई।
ये आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई 50 हर्ट्ज। और पूछ क्या रहा है, रेजिस्टेंस। तो आपको P गिवन है, V गिवन है, तो R का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ P एंड V क्या होगा? P का फॉर्मूला होता है V स्क्वेयर अपॉन R। तो फिर R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P अपॉन V स्क्वेयर, सॉरी उल्टा राइट कर दिया। P का फॉर्मूला क्या होगा? V स्क्वेयर अपॉन R। P एवरेज का क्या हो जाएगा? V आर एम एस स्क्वेयर। तो R का फॉर्मूला होगा V आर एम एस स्क्वेयर अपॉन P एवरेज, ठीक है। और आर एम एस करंट का क्या होगा? I किसके इक्वल होगा? पावर अपॉन वोल्टेज के, क्योंकि P किसके इक्वल होता है? V इंटू आई। और आर एम एस की बात कर रहे हैं दोनों साइड, तो आर एम एस आ जाएगा और इधर एवरेज आ जाएगा। तो यही आपके फॉर्मूले होंगे। देखते हैं अब इसको पुट करते हैं इन फॉर्मूलाज में और वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये देखो वैल्यूज़ पुट कर रखी हैं फॉर्मूलाज में। ये आर का फॉर्मूला है V आर एम एस स्क्वेयर अपॉन P ए वी। वी की वैल्यू है 220 और एवरेज आपके पास पावर है 100 वाट। 220 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 48400 और 20 से 20 कैंसिल, 484 ओम आंसर। और IRMS की वैल्यू क्या होगी अभी बताइए? PAV अपॉन VRMS। और इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.45 एम्पियर। आपको बस फॉर्मूला याद करना है और उसमें वैल्यू पुट कर देनी है, उसके बाद सॉल्व करना है। मोस्टली न्यूमेरिकल इस चैप्टर के ऐसे ही हैं, बाकी कुछ एक हैं जिनमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ये एक डिवाइस है नेक्स्ट क्वेश्चन में। X is connected to an AC source V is equal to V naught sin omega t. The variation of voltage, current and power in one cycle is shown in the figure. आपको यहाँ पर एक ग्राफ की फॉर्म में वेरिएशंस दी हुई है अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, वोल्टेज के लिए, करंट के लिए और पावर के लिए। और वो बोल रहा है इस डिवाइस के बारे में बताओ ये कौन सा डिवाइस है। तो आप यहाँ पर 3 ग्राफ देख पा रहे हैं, एक ये सॉलिड लाइन वाला, एक ये डॉटेड लाइन वाला और एक ये। तो ये जो तीनों ग्राफ है इन तीनों में से 2 वोल्टेज के, एक वोल्टेज का है एक करंट का और जो थर्ड है वो आपका पावर का है। तो वोल्टेज और करंट के जो ग्राफ होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम मतलब फेज में होते हैं, कोई 90 डिग्री आगे होता है तो कोई 90 डिग्री पीछे होता है, बट जो टाइम पीरियड होता है वो उनका सेम होता है। तो आप ये वाला जो ग्राफ देख रहे हो ये इतने टाइम पीरियड बाद जाके फिर यहाँ से शुरू हो रहा है, मीन्स ये इसकी पॉजिटिव साइकिल है, ये इसकी नेगेटिव साइकिल, और इसके बाद फिर वो ऐसे ही रिपीट करेगा अपने आप को। और जब आप ये डॉटेड वाला देख रहे हो तो ये भी कुछ ऐसे ही दिख रहा है, इतने टाइम पीरियड बाद जाके यहाँ पर इसकी वैल्यू आई, फिर इतने टाइम पीरियड बाद जाके यहाँ पर इसकी वैल्यू आई, इसके बाद फिर ये रिपीट करना स्टार्ट करेगा। तो मीन्स ये दोनों जो है ये ऑलमोस्ट सेम हारमोनी में चल रहे हैं। तो ये दोनों में से कोई ना कोई एक ईएमएफ का हो सकता है और कोई ना कोई करंट। और पावर का जो ग्राफ होता है बच्चों वो इन दोनों के, ये देख रहे हो इसकी हाफ साइकिल यहाँ जाके होगी, लेकिन इसकी हाफ साइकिल यहीं पर कंप्लीट होगी और इसकी हाफ साइकिल होने तक ही इस ग्राफ की देखो फुल साइकिल कंप्लीट होगी। ये आपका रिप्रेजेंट करता है पावर को। तो मीन्स ये ए वाला ग्राफ होगा आपका पावर का और बी और सी में से बच गया जो वो आपका ग्राफ होगा वोल्टेज का या करंट का। अब बी और सी में से वोल्टेज कौन सा है और करंट कौन सा है, अब आप ये पावर देख के ध्यान लगाओगे। पावर अगर आपकी पॉजिटिव की साइड से स्टार्ट हो रही है तो ये आपका ग्राफ होता है कैपेसिटर के लिए, और अगर पावर स्टार्ट हो रही होती है आपकी नेगेटिव की साइड से तो ये आपका ग्राफ हो जाता है फॉर बच्चों इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर के लिए पहले ईएमएफ लीड करता है और करंट पीछे, मीन्स अभी करंट उसमें यानी पावर जानी स्टार्ट नहीं हुई तो पावर स्टार्टिंग में नेगेटिव की साइड ग्राफ होता है उसमें, और कैपेसिटर में शुरू से ही पॉजिटिव की साइड ग्राफ बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इट मीन्स ये कौन सा डिवाइस हो गया आपका बच्चों? एक्स इज ए कैपेसिटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द कर्व्स ए बी एंड सी रिप्रेजेंट वोल्टेज करंट एंड पावर एंड जस्टिफाई योर आंसर। ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर बी कौन सी होगी कर्व, बी और सी में से हमें फाइंड आउट करनी थी, तो बी वाली कर्व जो हमारी होगी बच्चों वो कौन सी होगी? ईएमएफ की, और डॉटेड वाली किसकी होगी? हमारी करंट की, क्योंकि कैपेसिटर में करंट लीड करता है। तो सी वाली हमारी हो जाएगी करंट की, बी वाली हो जाएगी वोल्टेज की, और ए तो हमने पहले फाइनल कर ही लिया था कि वो पावर है ही है। तो कर्व बी रिप्रेजेंट्स वोल्टेज, सी रिप्रेजेंट करंट एंड ए रिप्रेजेंट्स पावर।
जस्टिफिकेशन, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज ऑफ π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज इट्स इम्पीडेंस वेरी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सोर्स शो ग्राफिकली। वो कह रहा है इसका जो इम्पीडेंस है वो कैसे वेरी करता है, वो आपको प्लॉट करके दिखाना है, ग्राफ प्लॉट करके दिखाना है। तो क्या करेंगे, एक्सी और फ्रीक्वेंसी का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ग्राफ कैसा आएगा आपका, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। अगर मैं आपसे बच्चों इंडक्टर के लिए पूछती तो पावर के लिए तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ईएमएफ और करंट का आपको ध्यान ही है। ईएमएफ अगर आप इसी फेज में मान के चल रहे हो तो करंट थोड़ा नीचे से स्टार्ट होगा फॉर इंडक्टर, और पावर उसमें नीचे से पॉजिटिव साइकिल ऐसे स्टार्ट होएगी। ठीक है, ये आपको ग्राफ तीनों के लिए समझ में आ गया। अब उसके बाद ये वाला ग्राफ हम प्लॉट करते हैं एक्सेल और फ्रीक्वेंसी के लिए। एक्सेल और फ्रीक्वेंसी के लिए आपका ग्राफ ऐसा आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आर वो जेड और फ्रीक्वेंसी के लिए यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी के लिए आपको ग्राफ पूछते हैं तो वो ग्राफ कैसा आता है, आपको शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस वाला ग्राफ याद होगा जो करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच का हमने प्लॉट किया था। वैसा ही बस यहाँ पर वहाँ पर करंट मैक्सिमम होता था फॉर ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर ये Z जो है ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। अगर करंट मैक्सिमम होगा तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हुआ होगा, मिनिमम। तो इसका ग्राफ उससे अपोजिट आ जाता है। तो ये आपके टॉपिक में नहीं हुआ है इसलिए मैं इनको यहाँ पर करवा रही हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ्स वगैरह एग्जाम में आते हैं। तो आप इसको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मत समझो, आप इसको एज ए टॉपिक समझो। ये ग्राफ आपका एक्सेल और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। जेड और फ्रीक्वेंसी का करंट और फ्रीक्वेंसी में जैसा आता था ऐसा आता था ना, कुछ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस जैसा, इसमें उससे अपोजिट हो जाएगा। और रेजिस्टेंस के केस में रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आपका कैसा होगा, रेजिस्टेंस तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता ही नहीं, तो उसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए स्मॉल टाउन विद ए डिमांड ऑफ 1200 किलोवाट, मतलब एक छोटा सा टाउन है जिसे इतनी पावर चाहिए, विद इलेक्ट्रिक पावर है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट पे चाहिए, इज सिचुएटेड 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक प्लांट जनरेटिंग पावर एट 440 वोल्ट, और इतनी दूर है, और जो कि कितनी पावर जनरेट कर रहा है ये प्लांट जो है, पावर प्लांट, वो 440 वोल्ट जनरेट कर रहा है। द रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर लाइन कैरिंग पावर इज 0.5 वॉट पर मीटर। जो रेजिस्टेंस है पर किलोमीटर कितना है, 0.5 वॉट। द टाउन गेट्स द पावर फ्रॉम द लाइन थ्रू ए 4220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो टाउन को जो पावर मिलती है, पहुंचती है उस तक, वो इस स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से होकर पहुंचती है एट ए सब स्टेशन, उसके टाउन में जो सब स्टेशन लगाया हुआ है वहाँ से। एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो कितना लॉस हो रहा है, पावर लॉस हो रहा है हीट की फॉर्म में। ये जब हमने ट्रांसफॉर्मर टॉपिक किया था बच्चों, तभी स्टार्टिंग में कर लिया था कि कुछ ना कुछ पावर लॉस यहाँ पर होने वाला है। तो उसके लिए हमने क्या, देखो ये अपना स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कंसीडर किया। यहाँ से 440 वोल्ट आपको सप्लाई हो रही है, ये बना रहा है। उसके बाद उसको बढ़ाया जा रहा है वोल्टेज को, 4000 वोल्ट तक पहुंचाया जा रहा है। और फिर जब वापस आपके घर में, यहाँ ये पावर हाउस ने 440 बना दी, ट्रांसफ़र करने के लिए आपको वोल्टेज बढ़ानी पड़ी 4000, और फिर रिसीव करने के लिए आपको फिर से कम करनी पड़ी, 220 वोल्ट पे उसको पहुंचाना पड़ा। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। और कितने डिस्टेंस पे ये ट्रांसमिशन हो रहा है, 20 किलोमीटर पे, और कितना लॉस हो रहा है, 0.5 वॉट पर किलोमीटर लॉस हो रहा है। तो रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर लाइन कितना होगा, एक वायर लाइन यहाँ से, एक लाइन यहाँ से। ठीक है, तो एक लाइन के लिए कितना था, 0.5 वॉट पर किलोमीटर। तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, 2 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और जो हमें सप्लाई करनी है करंट की, तो वो करनी है टोटल कितनी लेंथ तक, 20 किलोमीटर। तो टोटल कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा उन दोनों वायर्स का, 20 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो करंट कितना हो गया, वोल्टेज अपॉन, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सप्लाई करने में कितनी वोल्टेज लगी हमारी, 4000 वोल्ट, और करंट रेजिस्टेंस कितना लगा, 20 ओम। तो फिर नेट करंट यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना फ्लो हुआ होगा, 200 एम्पियर।
तो करंट हमें मिल गया कि यहाँ से यहाँ तक में करंट की वैल्यू कितनी थी, क्योंकि वोल्टेज हमें दे दिया 4000 और रेजिस्टेंस दे दिया कि भाई इतना रेजिस्टेंस है, इतनी लेंथ तक ट्रांसफर करना है, तो आप करंट निकाल लो। करंट हमने निकाल लिया 200। और पावर लॉस आपको पता है करंट पे डिपेंड करता है, P किसके इक्वल हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू आर। आई की वैल्यू पुट कर देंगे 200 जो हमने फाइंड आउट किया, और आर की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 इंटू 10⁻5 वॉट या फिर 800 किलो वॉट। इतना तो इसके पावर हाउस ने जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है उसमें इतना तो लॉस ही हो जाएगा, कितना, 800 किलो वॉट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ए पार्ट हमें नहीं करना है, ये हम टॉपिक में थ्योरी में कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, without making any other change find the value of additional capacitor C be connected in parallel with the capacitor C in order to make the power factor in the circuit unity। वो कह रहे हैं कि इस सर्किट में आप इस C की वैल्यू के साथ ऐसा क्या पैरेलल में ऐड करें कि ये जो इसका पावर फैक्टर है सर्किट का वो यूनिटी हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप, चलो मैं आपको फर्स्ट वाला करवा ही देती हूँ कि पहले इसका फेज डिफरेंस कितना है और फिर बाद में चेंज करके क्या आएगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन सीरीज LCR सर्किट शोन बिलो। इस सर्किट के अकॉर्डिंग आपको वोल्टेज और करंट में कितना फेज डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है। विच वन लीड्स इन फेज, करंट और वोल्टेज। तो आपको V की वैल्यू गिवन है कितनी, V0 साइन 1000t + 5 और फिर यहाँ पर 100t कर दिया, फिर यहाँ फिर 1000 कर दिया। इसमें ऐसे ही दिक्कत होती है। और L की वैल्यू आपको गिवन है 100 मिली हेनरी, C आपको गिवन है 2 माइक्रो फेराड, तो फिर ओमेगा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1000 और R भी गिवन है आपको 400 ओम। ये सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है। अब आपको फाइंड आउट करनी है पावर फैक्टर की वैल्यू। ठीक है, तो पावर फैक्टर जिसमें मतलब मैक्सिमम हो, यूनिटी हो जाए, तो उसके लिए आपको चाहिए कोस फाई किसके इक्वल होता है, R/Z, और Z इक्वल होता है √R² + XL - XC²। तो इन सब की वैल्यू आपको चाहिए। तो सिंपल है, XL किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा L। ये हमने पहले भी किया था इसलिए मैं कह रही थी, मैं अब दोबारा नहीं करा रही हूँ, लेकिन आप फटाफट देख लीजिए। XL की वैल्यू हो गई 100 ओम, XC की वैल्यू 1/ωc, दैट मीन्स 500 ओम आ जाएगी जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अब हमें फाइंड आउट करनी है अपनी पावर फैक्टर की वैल्यू या फेज डिफरेंस की वैल्यू। तो उसके लिए हम टेंजेंट फाई, कोस फाई किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी, XL - XC आएगा, यहाँ भी करेक्शन आ रही है, अपॉन R। तो 100 - 500/400, दैट मीन्स -400/400 वैल्यू आ गई -1। अगर हम नेगेटिव साइन को ना देखें, अभी π/4 देखें, तो π/4 के केस में क्या हो गया, कितने का फेज डिफरेंस हो गया इस सर्किट के लिए, π/4 दैट मीन्स 45 डिग्री। और माइनस साइन आने का क्या मतलब है कि XC की वैल्यू बड़ी है XL से, लेकिन आपको मैंने बताया हुआ है टॉपिक करते वक्त, आइडियल कंडीशन के लिए हम XL की वैल्यू ग्रेटर देन लेते हैं XC की वैल्यू से। यहाँ पर माइनस साइन इसी वजह से आया है क्योंकि XC की वैल्यू आपने ग्रेटर देन ले रखी है XL से। अब इसके बाद हमें पावर फैक्टर बताना है कि ऐसा इस कैपेसिटर के साथ पैरेलल में क्या लगाएं कि पावर फैक्टर की वैल्यू यूनिटी हो जाए। तो इसके लिए हमें ये वैल्यू की ज़रूरत है XL की। तो पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होने का क्या मतलब है कि XC और XL आपके क्या होने चाहिए, 1, क्योंकि कोस फाई किसके इक्वल होगा, R/Z। Z इक्वल होगा √R² + XL - XC²। और अगर XL और XC इक्वल हो गए तो सिर्फ क्या बच जाएगा, R इससे R कैंसिल, यानी 1। तो यानी आपके पास पावर फैक्टर 1 आ जाएगा। तो XL और XC इक्वल होने चाहिए। तो XL अपने पास कितना आया था बच्चों, 100, तो यहाँ पर हमने XL की जगह 100, और XC हमें नहीं पुट करना क्योंकि हमारी नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होने वाली है, क्योंकि इसके पैरेलल में हम कुछ और कैपेसिटर लगाने वाले हैं ताकि हमारा जो ये कंप्लीट सर्किट है इसमें पावर फैक्टर की वैल्यू यूनिटी हो जाए। तो पैरेलल में जब सर्किट को हम कनेक्ट करते हैं तो नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ऐड हो जाता है। ठीक है, पैरेलल के लिए। तो नया कैपेसिटेंस सपोज करो हम इसमें लगा रहे हैं C', तो नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C + C', और ये वैल्यू यहाँ पर पुट की हुई है। तो XC की जगह यहाँ पर क्या पुट कर दिया, XL की जगह 100 और इज इक्वल टू है XC, और XC की जगह 1/ωc
और सी क्या है, नेट कैपेसिटेंस, और नेट कैपेसिटेंस अभी बताया आपको क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा सी प्लस सी डैश। तो सी प्लस सी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/100, और ओमेगा की वैल्यू भी आपको गिवन है बच्चों 1000 ध्यान रखना, कई जगह पर 100 पुट कर दिया, कई जगह पर 1000, फाइनली आंसर आपका 1000 से फाइंड आउट किया हुआ है। तो सी प्लस सी डैश की वैल्यू हो गई 10 माइक्रोफेराड, और सी की कितनी गिवन है आपको सर्किट में 2 माइक्रोफेराड। तो फाइनली आपको कौन सा वैल्यू का कैपेसिटेंस इसमें लगाना पड़ेगा ताकि इसका पावर फैक्टर 1 हो सके, तो 10 - 2 8 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर आपको इसमें लगाना पड़ेगा ताकि इसकी कैपेसिटेंस इसकी पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो सके 1। तो ओके स्टूडेंट्स, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, लेकिन आपको और भी प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ इट फॉर टुडे।